इंद्रियां हमारी चीज़ देख रही हैं, लाल लाल चीज़ देख रही है, तो हमने उसको लाल चीज़ को बाहर मान लिया कि ये तो कोई बाहर बड़ी सुंदर वस्तु है, गुलाब का फूल है। तो वो है क्या, मेरा ही तो प्रोजेक्शन है, मैं ही अपने प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। ये सारी जो वृत्तियाँ हैं, ये सारी की सारी कहाँ से पैदा होती हैं? तो कहते हैं इन सारी प्रवृत्तियों को पैदा करने वाला हमारा आलय विज्ञान है। ये सारी प्रवृत्तियाँ आलय विज्ञान से निकलती हैं और आलय विज्ञान में ही समा जाती हैं, क्योंकि आलय विज्ञान ही सत्य है। उस आलय विज्ञान से ही सारी उत्पन्न होती हैं। और जब हम पवित्र कर लेते हैं इसको, सारा के सारे चित्त को, जब चित्त बिल्कुल पवित्र हो जाता है तो आलय विज्ञान बन जाता है। वो आलय विज्ञान में ही सारी समा जाती हैं। जब हम आँख मूंद करके समाधि में बैठ जाएंगे तो एक भी वृत्ति दिखाई नहीं देगी, सारी उसमें लीन हो जाएंगी। तो ये सारी हमारा प्रवृत्ति विज्ञान भी और आलय विज्ञान भी, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जितने प्रवृत्ति विज्ञान है हमारे साथों के साथों, वो सब आलय विज्ञान से ही निकलते हैं और आलय विज्ञान के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। यानी हमारा जो अंदर चित्त है, जिस चित्त को हमने विज्ञप्ति मात्र भी कहा, जिस चित्त को हमने आलय विज्ञान भी कहा, जिस चित्त को हमने खाली विज्ञान भी कहा, तो ये सब देखते हैं। अब इनमें सबसे बड़ा है, तरह तरह के विज्ञान है हमारे से, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो है उसको इन्होंने कहा आलय विज्ञान। आलय का मतलब होता है घर। तो जितने संसार के विज्ञान हैं, आइडियाज़, वस्तु का आइडिया है तो जितनी वस्तुएं, आइडिया ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितने धर्म हैं संसार के, उन धर्म सब धर्मों का उदय कहाँ से होता है? आलय विज्ञान से। आलय विज्ञान में ही सब समा जाते हैं, सारे बीज उसमें समाये हुए हैं। आलय विज्ञान की 3 विशेषताएं देखी हैं कि आलय विज्ञान के अंदर सब चीज़ों का बीज है, बीज रूप में हर चीज़ मौजूद है उसके अंदर। इसलिए आलय विज्ञान को इन्होंने कहा तथागत गर्भ। जैसे हमारे सांख्य ने प्रकृति को कहा था सर्वगर्भा, प्रकृति के अंदर हर चीज़ मौजूद है, कोई नई चीज़ दुनिया में क्रिएट कर ही नहीं सकते आप। ये साइंस वाला भी यही मानते हैं कि मैटर, न्यू मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड ओल्ड मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये भी इसी बात को मानते हैं कि आलय विज्ञान में हर चीज़ों का बीज है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, जैसी जैसी समय आता है, जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, वो उसी समय प्रकट होते चले जाते हैं। अब इसको पाश्चात्य जगत वालों ने तो और तरह से कर दिया। जैसे बर्कले हैं, तो उन्होंने कहा ये आलय विज्ञान क्या है? ये सारे जितने भी विज्ञान हैं, उन्होंने कहा कि एक बड़ा माइंड है, बहुत बड़ा माइंड, उस माइंड के अंदर ये सारे रहते हैं। और उस माइंड के अंदर जब तक वो चीज़ें रहती हैं, हमारा जो छोटा माइंड है, उसका पार्ट है, वो पार्ट उसको देखता रहता है। मेरे सामने एक पीपल का पेड़ खड़ा है, वो पीपल का पेड़ नहीं है वो, बल्कि क्या है कि जो बड़ा माइंड है, उस माइंड को हमने कहा गॉड। तो बर्कले कहते हैं कि इन दी माइंड ऑफ गॉड है कि फ़लाँ जगह गली नंबर 2 में एक मकान है, उस मकान के अंदर टाइप की मशीन रखी हुई है। तो वो जो गॉड है उसके माइंड में एक आइडिया बन रहा है, और जिस समय गॉड के माइंड में से वो आइडिया निकल जाएगा तो क्या होगा? ये हम कहेंगे मेरी मशीन टूट गई, या कहेंगे मेरी मशीन को चोर ले गए चुरा कर, तो मुझे मशीन दिखनी बंद हो जाएगी। तो आलय विज्ञान बिगर माइंड है, ये गॉड को नहीं मानते, इसलिए ये आलय विज्ञान को आलय विज्ञान ही कहेंगे कि बड़ा माइंड, बड़ा चित्त, हमारा जो विशाल चित्त, उस विशाल चित्त के अंदर सारे विज्ञान समाये हुए हैं। जितने भी विज्ञान हैं वो उसके अंदर समाये हुए हैं। इसलिए हम इनको बर्कले की तरह ये तो नहीं कह सकते कि हमारी सारे विज्ञान गॉड पर डिपेंड करते हैं, बल्कि इसको हम आलय विज्ञान कहेंगे कि बड़ा माइंड है और बड़ा चेतना का माइंड है, वो चित्त है हमारा। वो चित्त जो है उसके अंदर सारी चीज़ें जो समाई हुई हैं, उस चित्त की समाई हुई चीज़ों को ही फिर हमारी इंद्रियां ऑब्जेक्टिफिकेशन कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, और बाहर हम उनको सत्य समझने लगते हैं गलती से। ये भ्रामक ज्ञान है। जैसे हमने 3 ज्ञान देखे ना, भ्रामक ज्ञान, सापेक्ष ज्ञान। सापेक्ष ज्ञान को भी उन्होंने कहा कि पार्शली ट्रू है वो, उसको हम मिथ्या भी नहीं कह सकते, उसको सत्य भी नहीं कह सकते। उसको कहा इन्होंने सदासत ज्ञान, जो वेदांत का शब्द है, ये सदासत ज्ञान इन्होंने कहा कि वो सत्य भी है और असत्य भी है। हाथी जो है खंबे की तरह से है, लेकिन नहीं, सारा हाथी थोड़ा ही है वो। तो ये सदासत ज्ञान सापेक्ष ज्ञान है। निरपेक्ष ज्ञान वो है जो आर्य विज्ञान में से निकलेगा। आर्य विज्ञान जो हमारी चीज़ों को बताएगा कि ये हमारा चित्त स्थिर हो गया, अब ये विज्ञान दिखाई देगा, वो वस्तु से।
तो आर्य विज्ञान को हमने इस तरह से देखा कि आर्य विज्ञान जितने भी दुनिया के पदार्थ हैं सारे के सारे, जितने भी दुनिया के धर्म हैं और जितने भी दुनिया के विज्ञान हैं, उन सब का बीज आर्य विज्ञान में है। इसीलिए उन्होंने वही शब्द प्रयोग किया है जो हमारे सांख्य वाले करते हैं। इन्होंने कहा तथागत गर्भ। आर्य विज्ञान क्या है? तथागत गर्भ। वो जो तथागत है, परम सत्य है, ये उसका गर्भ है आर्य विज्ञान। तो आर्य विज्ञान के अंदर सब चीज़ें समाई हुई हैं। अब समय आएगा तो उसमें से एक पौधा हमें दिखाई देने लगेगा, कोई समय आएगा तो फल दिखाई देने लगेगा। तो समय, काल, परिस्थिति, इनके अनुसार वो बीज जो हैं वो सापेक्ष होकर के हमें दिखाई देने लगते हैं संसार के अंदर। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि ये आर्य विज्ञान हर चीज़ का कारण है। सारी चीज़ें इस आर्य विज्ञान से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि सारी दुनिया विज्ञान है, आइडियाज़। देखो कुर्सी नष्ट हो जाएगी, लेकिन कुर्सी का आइडिया कभी नष्ट नहीं होगा। दुनिया के अंदर एक भी डिक्टेटर नहीं रहे, लेकिन डिक्टेटरशिप का आइडिया फिर भी रहेगा, और उस आइडिया के अनुसार फिर से डिक्टेटर पैदा हो सकते हैं। अब संसार के अंदर वो आराम कुर्सियाँ पहले होती थी, भली जिन पर लेट जाते हैं, अब वो कहीं आराम कुर्सियाँ नहीं मिलती। लेकिन आराम कुर्सी का आइडिया अब भी है, अगर कोई बनाना चाहे फिर बना लेगा। अगर आइडिया नहीं रहता तो कहाँ से पैदा हो जाती हो। तो ये आर्य विज्ञान के अंदर आइडिया प्रिजर्व होते हैं सारे, और प्रिजर्व होने की वजह से हमने कहा कि जब ज़रूरत पड़े वो फिर निकल आते हैं। तो कारण भी वही है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही हमें, सब नष्ट हो गई है, हम समझ रहे हैं वो नष्ट हो रही है, वो नष्ट जो चीज़ है उसको भी अपने कारण के अंदर लीन हो जाती है, और कारण में से फिर उत्पन्न हो जाती है। तो आर्य विज्ञान सब चीज़ों का कारण है। इसको भी हम ये कह सकते हैं कि महायानियों पर चूँकि हमारा प्रभाव है, इसलिए जो आर्य विज्ञान है वो भगवान है, जो हमारा क्रिएटर है भगवान, उसको इन्होंने आर्य विज्ञान कह दिया, क्योंकि बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन आइडिया उसी तरह का है।